ब्लडी स्टेपवेल। गर्मी के दिन थे। गर्मी से गर्म होती जमीन आधी रात के बाद ही ठंडी होती थी। अक्सर लोग कुएं के करीब तालाब की सीढ़ियों की तरफ इस गर्मी से सुकून पाने के लिए रात में निकल जाते थे। रात काफी हो गई थी। सभी गांव वाले बावड़ी से धीरे धीरे लौट आए थे, मगर साहिल, करण, अजय और विजू चारों दोस्त बावड़ी की सीढ़ियों पर अभी लेटे ही थे कि धीरे धीरे बहती ठंडी हवा में उन्हें नींद आ गई। अमावस की रात ने ठाकुर की बावड़ी को छिपा लिया था। तभी साहिल के कान के पास छम 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 बजती पायल की आवाज सुनाई दी। साहिल की नींद खुल गई। उसने देखा एक लड़की नीचे तालाब की सीढ़ियां उतरती उसे इशारे से बुला रही है। साहिल समझा, इन्हें सोने दो, आज अपने हाथों में लड्डू होगा, और वो उस लड़की का पीछा करने लगा। लड़की सीढ़ियां उतरती उसे इशारा करती नीचे ले गई और साहिल के कानों में आवाज आई छपाक, और लड़की बावड़ी के पानी में अचानक कूद गई। साहिल ने भी आव देखा न ताव, बावड़ी के पानी में कूद पड़ा छपाक। मगर ये क्या, दिखाई तो कुछ नहीं दिया था, मगर साहिल की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो। उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसके सोए तीनों साथी करण, अजय, विजू जाग गए और घबराए से इधर उधर देखने लगे। तभी करण बोला, अजय, विजू, ये तो साहिल की आवाज है और आवाज पानी के अंदर से आ रही है। लग रहा है नहाने के वास्ते गया होगा, शायद डूब रहा है, चलो देखते हैं। और सभी सीढ़ियां उतरते नीचे बावड़ी में गए। अब साहिल और जोर जोर से चीखने लगा था। फिर क्या था, तीनों दोस्त भी बावड़ी के पानी में कूद पड़े। अंधेरे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, पर ये क्या, एक साथ सभी दर्द से कराहते चीखने लगे। बावड़ी के पानी में जैसे भूचाल आ गया था। कुछ देर बाद चीखें थम गई, सब कुछ शांत हो गया। सुबह ठाकुर की बावड़ी पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। बावड़ी के पानी से बाहर चारों की लाशें निकाल ली गई थी। ग्रामपुर गांव में सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ औरतें, मर्द रो रहे थे। तब से लोग इस बावड़ी की तरफ जाना तो दूर, उसे देखना भी मनहूस समझने लगे थे। आज पूनम की रात अपने पूरे शबाब पर थी। 4 हादसे ठाकुर की बावड़ी पर पहले भी हो चुके थे, इसीलिए वहां रात में जाने वालों की तादाद कम ही नजर आने लगी थी। निखिल आज ही तो अपने ननिहाल ग्रामपुर आया था। वो ग्रामपुर में किसी को भी नहीं जानता था, सो अकेले नाना नानी के साथ बोर हो रहा था। एक दिन तो उसका किसी तरह घर में गुजर गया, मगर शाम होते ही वो नानी से बोला, नानी, जरा मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, देर हो गई तो घबराना नहीं, मैं घूमकर फिर आ जाऊंगा। निखिल बेटा जा, पर बावड़ी की तरफ मत जाना, नानी बोली। पर क्यों नानी, वहाँ ऐसा क्या है जो आप मुझे उधर जाने से रोक रही हैं? पहले जा, घूम कर आ जाने पर बताऊंगी। निखिल नानी के घर से बाहर गली में निकल गया था। तेज हवा शोर मचाए हुए थी। निखिल मन ही मन नानी की बात को सोचता हुआ गांव से बाहर चला जा रहा था। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, आखिर क्या राज है उस बावड़ी में जो नानी वहां जाने से हमें मना कर रही थी। अभी वो इसी में उलझा हुआ ही था कि उसके ऊपर से कीच कीच करीच की आवाज करता एक लंबे पंखों वाला भयानक काला पक्षी गुजरा और उसके बदन में डर की सिहरन दौड़ा गया। वो इस पक्षी के अचानक आने से कांप सा गया था। उसने किस्से कहानियों में तो सुना था कि इस दुनिया में ऐसे पक्षी भी हैं जो किसी इंसान को अपने पैरों में दबाए उसे दूर देश ले जा सकते हैं। वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तब तक ठाकुर की बावड़ी आ गई। ऊपर हवा तेज थी, सो ऊपर खड़ा रहने पर तकलीफ दे रही थी और निखिल इस हवा के दबाव से बचने के लिए बावड़ी की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे बावड़ी का पानी चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। अभी पानी और उसके बीच 15-20 पायदानों का फासला था। वो संभलते हुए नीचे उतरता गया। अब वो बावड़ी के पानी के करीब था। निखिल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां, और वो बावड़ी के पानी के करीब सीढ़ियों पर बैठ गया और पानी की गहराई की थाह लगाने लगा। तभी उसे लगा कि कोई भारी चीज बावड़ी के ऊपर से लुढ़कती बावड़ी के पानी में छपाक से गिरी है। और कुछ ही देर के बाद ही उसने नोट किया कि भूच 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 की आवाज के साथ बावड़ी का पानी जैसे उबाल ले रहा हो। पानी के उबलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तभी वहां उबलते पानी की जगह एक हंसी की आवाज सुनाई दी। निखिल ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। वहां बावड़ी के पानी में खड़ी अर्धनग्न अवस्था में वो खूबसूरत युवती थी। चांदनी में नहाया उसका संगमरमरी बदन और रोशन हो उठा था।
अब निखिल के मन में भी चाहत का समंदर उमड़ने लगा था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे दोनों हाथों में एक बड़ा सा थाल है, उसमें कीमती सामान है। मैं ऊपर नहीं आ पा रही हूँ। युवती की आवाज सुनाई दी। कैसा थाल? कैसा कीमती सामान? देखो, ये रहा बड़ा सा थाल और सामान। और निखिल ने देखा उस अर्धनग्न युवती के हाथों में एक बड़ा सा तांबे का थाल था और उस थाल के ऊपर एक सिल्वर कलर का चाकू रखा पड़ा था जो चांद की रोशनी में बार बार चमक रहा था। वो समझ गया था कि युवती सही कह रही है। वो बावड़ी के पानी से बाहर निकलने में असमर्थ है। और फिर क्या था, निखिल कपड़े उतारकर कूद पड़ा बावड़ी के पानी में लड़की की सहायता के लिए। वो लड़की से करीब 10 फुट के फासले पर अभी इधर था कि वही भयानक लंबे पंखों वाला काला पक्षी जो उसे आते वक्त रास्ते में मिला था कीच कीच करीच की आवाज करता हुआ उसके ऊपर मंडराने लगा। वो युवती की तरफ से ध्यान हटाए हुए उस पक्षी की तरफ देखने लगा। तभी खूबसूरत युवती का वो खूबसूरत रूप यौवन गायब होता गया। अब उस खूबसूरती की जगह खून रिश्ता फफोलेदार चेहरा उभर आया। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आंखें दहकते शोलों की तरह लाल हो गई। मुंह के जबड़े से टेढ़े मेढ़े घूमे लंबे दांत बाहर को आ गए। उसके हाथों में नाखूनी पंजे उभर आए और उन पंजों में वो चमकता हुआ सिल्वर खंजर यानी चाकू आ गया। अब वो खूबसूरत युवती खौफनाक डायन का शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और निखिल जिस खौफनाक पक्षी को देख रहा था, अचानक वो शैतानी हंसी हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। अभी निखिल आसमान की तरफ सर उठाए उसे इधर उधर देख ही रहा था कि नीचे उसे गुर्राहट सुनाई दी। एक अजीब सी गुर्राहट। उसका ध्यान बट गया। उसने जैसे ही नीचे देखा वो चीख उठा। उसके करीब उस पर खंजर यानी चाकू ताने वो खौफनाक डायन खड़ी थी। तभी हाथों में मशाले लिए सैकड़ों गांव वाले ठाकुर की बावड़ी पहुंच गए और शोरगुल ज्यादा बढ़ गया। शोर को सुनकर निखिल का हौसला बढ़ गया। वो तेजी से डायन को देखते हुए बावड़ी के पानी में पीछे हट गया। डायन गुस्से में एक अजीब चीख मारती हाथों में खंजर लिए उसकी तरफ दौड़ने लगी। तभी गांव के एक व्यक्ति ने अपनी जलती मशाल डायन और निखिल के बीच में फेंक दी और डायन एक अजीब चीख मारती हुई निखिल की तरफ और तेजी से बढ़ने लगी। गांव का वही व्यक्ति दहाड़ उठा। अपनी मशाले फेंको डायन पर, नहीं तो वो निखिल को मार डालेगी। फिर क्या था, 8-10 गांव वालों ने अपनी जलती मशाले डायन पर फेंक दी और डायन एक अजीब सी कलेजा चीर देने वाली चीख मारती बावड़ी के पानी को फाड़ती उसमें गायब हो गई। तब तक निखिल भागता हुआ बाहर आ गया था। उसके नाना नानी उसे गले लगाकर फपक फपक कर रो पड़े। अब सब कुछ शांत था। बेटा निखिल, तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि बावड़ी की तरफ मत जाना, पर तुम नहीं माने। अरे बेटा, ये ठाकुर की खूनी बावड़ी है। अपने ग्रामपुर गांव के 4 जवानों का खून पी गई है ये बावड़ी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हम वक्त पर आ गए, नहीं तो तुमसे हाथ धो बैठते हम बेटा। सिसकती नानी बोली। डरा सहमा निखिल अपने नाना नानी और गांव वालों के घेरे में घर आया, पर उसके दिमाग से ये घटना लाख भुलाने पर भी नहीं जाती।